नमस्कार, लाइट टॉक विद लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक ऐसी कहानी के साथ आए हैं जो आपके सामने है। एक नई स्टोरी। मुझे पता है लास्ट स्टोरी ने आपको बहुत मोटिवेट किया है और आप लोगों के कमेंट जिस तरीके से आ रहे हैं, आप लोगों का जो प्यार हम लोगों को आ रहा है और आप लोग जो लोग भी ये बात बता रहे हैं कि दीदी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ है जो आप ये वाली ला सकते हैं, वो ला सकते हैं, उस सब चीज़ों पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ऐसी नई कहानी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज हमारे साथ है सीमा, जो सीमा है नेपाल से। जी हाँ, सीमा की कहानी मुझे भी नहीं पता, बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपको पता ही है हमारा जो टॉक है वो लाइट टॉक विद लक्ष्मी है। बिल्कुल हल्कापन है मेरी आवाज़ में और मेरी इस कहानी में। लेकिन आज मेरी कहानी नहीं, आज किसी और की कहानी नहीं, आज सीमा की कहानी है। सीमा से मैं बहुत साल पहले मिली थी और सीमा और मैं बहुत छोटे छोटे थे तब भी और आज मतलब इतनी मैच्योरिटी के साथ मैं सीमा से मिल रही हूँ। और जब मैंने सीमा को देखा था, फ़ोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और शेयर कर भी दिया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो सीमा, हम लोग कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं? हम लोग ऑलमोस्ट 9 साल बाद। 9 साल नहीं, 10 साल के बाद। हाँ, 9-10, क्योंकि पीहू भी बहुत छोटी हाँ। थी, तो हम लोग बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं। और जब लास्ट टाइम हम लोग मिले थे तो तब हम लोगों ने एक फैशन शो भी किया था देहरादून में और आपने साड़ी पहनी थी। हम सब ने, आई थिंक सब लोगों ने साड़ी पहनी थी और बहुत मज़ा आया था। और बहुत सारे लोगों की कमेंट आएंगे कि सीमा को कहाँ पे एसिड अटैक हुआ है, ऐसा क्या हुआ है। बहुत सारे लोग यही देखते हैं कि अरे बॉडी के किसी और पार्ट में एसिड अटैक हुआ है या चेहरे पे एसिड अटैक हुआ है। कि अगर हम सीमा को बहुत क्लोजली देखते हैं तो जैसे उनके माथे पे, उनके नोज़ के पास भी, अभी जब हम लोग बात कर रहे थे सीमा, तो तब यही चीज़ हो रही थी कि नेपाल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ही वो इतना बड़ा इशू बनाने लग जाते हैं, पूछने लग जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। बट अगर आपको लगता है कि आप अपनी कहानी को रखना चाहते हैं या आप अपनी कहानी से आपको लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उससे, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर अभी तक आए नहीं हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि वो लोग बाहर आए, बहुत सारे ऐसे सर्वाइवर्स हैं। क्योंकि आज आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप अपने लिए खड़ी हुई हैं और आज आप अपने आप को, मैंने जब हम बात कर रहे थे तो आपने बहुत अपनी जर्नी बताई कि आपने क्या क्या चीज़ करी। बट लेकिन आज आप जो कर रही हैं उसको हम बाद में रखेंगे, लेकिन उससे पहले जाते हैं कि जो समाज था, जब आपके ऊपर एसिड अटैक हुआ था तो क्या था उस टाइम पे, उन लोगों ने आपको कैसा उस टाइम पे, मतलब कैसा वो करवाया जिससे कि आपको, मतलब एक होता है ना कि अंदर से, क्योंकि हम खुद एक सर्वाइवर है और ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ें हमें अंदर से होती है, फिर भी आप उस तकलीफ़ों को क्रॉस करके आज अपने मुकाम पे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच लक्ष्मी दीदी, मुझे आज आपने आपके शो में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। मेरी मन की बातें कितने सारे लोगों को पता नहीं कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ। हाँ। तो मैं खोलना चाहती हूँ। 2015 में मैं 10th में थी, तो मैं मैथ और साइंस की ट्यूशन लेती थी। तो वो टाइम मैट्रिक का टाइम था। तो एक्चुअली अटैक मेरे ऊपर नहीं, मेरी फ्रेंड के ऊपर हुई थी। वो संगीता मगर है, उनके बॉयफ्रेंड ने उनके ऊपर अटैक किया था। तो हम लोग ट्यूशन सेंटर में थे, क्लास के अंदर। तो मैं फर्स्ट बेंच में, वो सेकंड बेंच में बैठी हुई थी। तो उसके ऊपर अटैक करते टाइम जितना भी एसिड उसके ऊपर गिर गया, तो बाकी के जो छींटा होता है ना, मेरे ऊपर आ गया था। तो संगीता 35% बर्न हुई थी, तो मैं 5% बर्न हो गई थी। तो ये 2015 की बात है। तो मॉर्निंग में 6:15 बजे ये इंसिडेंट ट्यूशन सेंटर के अंदर हुआ था, नेपाल में काठमांडू के बसंतपुर में हुआ था। वहाँ पे हुआ जी। आपने बताया कि आपकी जो दोस्त थी उनके ऊपर ये अटैक हुआ था और उनकी सिचुएशन तो बहुत अलग हो गई होगी। लेकिन कई बार ये बात बिल्कुल सही है कि कई बार जब दोस्त साथ में जाते हैं, जिसके ऊपर डलता है गलती से किसी और के ऊपर डल जाता है, कि कोई और भोगी भी बन जाता है। हम तो चाहते हैं कि कभी किसी के ऊपर ना हो,
लेकिन इसका असर आपके जीवन में भी तो पड़ा ही होगा ना? उसके असर मेरे जीवन में बहुत सारे पड़े, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद मैं मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली, मतलब बहुत सारे तरीके से है ना, मैं टूट गई थी, उलझ गई थी। तो एक टाइम ऐसा भी आया था कि मैंने अपने आप को मतलब ख़त्म करने के हिसाब से मैं वो वहाँ तक पहुँच गई थी। जब मैं हॉस्पिटल के बेड में थी, तो मेरा जब चेहरा मैंने शीशे में देखी थी, आईने में, तो मैं बहुत तरीके से टूटी थी। तो फिर वो टाइम में जब हॉस्पिटल में थी, तो बहुत सारे लोग आके, जैसे आपके बारे में मुझे पहले तो इतना नॉलेज नहीं था, तो लक्ष्मी अग्रवाल, मलाला हो गया, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन लोगों के बारे में बताया। तभी मैंने बुक पढ़ी, बहुत सारे इंटरव्यू देखे, तो फिर मुझे ना मतलब जीने का वो इच्छा शुरू हो गई। तो लाइफ की जर्नी आज से 10 साल पहले तो बहुत फेस बहुत बर्न हुआ था। अभी तो मेरा रिकवर हो रहा है धीरे धीरे, पहले जैसे तो नहीं हो सकती हूँ, बट फिर भी काफ़ी हद तक मैं रिकवर हो रही हूँ। तो फिर भी मतलब वो वहाँ से लेके आज तक बहुत सारे चैलेंज तो अभी भी मैं फेस करती हूँ। हम उस वक्त की ये बात करेंगे। आज भी आप कह रहे हो बहुत सारे चैलेंजेस आपके जीवन में है, और आपने भी बताया भी, और हमारी इतनी बात भी नहीं हो पाई। सीमा, आपने बताया कि जिस वक्त में अटैक हुआ, उसके बाद आप जब हॉस्पिटल में थे, आप एक सुसाइड मोड पे थे। फैमिली का सपोर्ट क्या था? मेरे फैमिली के सपोर्ट पहले से लेके आज तक इन तक मतलब वही है। आज फैमिली की सपोर्ट नहीं होती, मेरी नाना नानी मेरे साथ खड़े नहीं होते, तो वो मतलब मैं आप लोगों के सामने खड़ी नहीं होती थी। तो कभी किसी ने ऐसा बोला आपको कि क्या बोलते हैं, जैसे होता है कि नहीं वो तुम्हारे ही ऊपर आया होगा, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे ब्लेम और ये सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ है ना, मतलब वो टाइम में मुझे आया था जब एसिड अटैक हुआ, तो दो लोग घायल हो गए थे ना, तो लोग ना कंफ्यूज हो गए थे, इसके ऊपर हुआ है या इसके ऊपर हुआ है, क्योंकि लोग सोच ही नहीं पाए थे। जब तक क्रिमिनल नहीं पकड़ा तब तक तो ये सारी चीज़ है ना, तो मुझे फेस करना पड़ा, मेरे फैमिली को फेस करना पड़ा। मतलब इसी के ऊपर किया होगा, नहीं रहता बहुत सारी चीज़। तो फिर भी मैंने पुलिस वाला को हो गया, पुलिस से लेके जब तक क्रिमिनल नहीं पकड़े थे, पुलिस से लेके CID तक मैंने पूरा हेल्प किया, क्योंकि मुझे निर्दोष साबित करना था। क्योंकि यहाँ दो लोग हो गए ना, तो लोगों का डाउट है ना, मीडिया वाले हो गया, बाकी लोगों का हो गया कि ये दोनों में अटैक किसके ऊपर हुआ पता ही नहीं। तो 26 डेज तक मैंने पुलिस और CID वालों को पूरा सपोर्ट किया। मैंने जब अटैक करते टाइम मास्क पहन के आया था, तो मैंने उनके नोज़ नोटिस की थी, नोज़ और ये फॉरहेड, तो फिर मैंने वो बनाया, ड्राइंग बनाया, उन लोगों को हेल्प किया। तो फिर 26 डेज़ बाद पकड़ने के बाद प्रूफ हो गया कि ये अटैक मेरे ऊपर नहीं, उनके ऊपर है। और जिसके वजह से आपके ऊपर भी वो चीज़ हो गई, और आपकी लाइफ भी बहुत इफ़ेक्टेड हो गई, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गई थी। क्योंकि एक तो मतलब फाइनेंशियली, और थोड़ा मैं उसी बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा सा नहीं रहता एक नॉर्मल बैकग्राउंड की, जब मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास की जब एक बेटी के ऊपर ऐसा होता है, तो मेरा तो एक ही था कि मैट्रिक के बाद अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करके मुझे जॉब करनी। बट ये इंसिडेंट होने के बाद मुझे फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ फेस करनी पड़ी। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं हॉस्पिटल के बेड में थी, फिर भी वो टाइम में मैंने नेपाल गवर्नमेंट को चैलेंज दी थी। वो टाइम में प्राइम मिनिस्टर सुशील कोइराला थे, तो मैंने हॉस्पिटल के बेड से ही प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखी, तो सारी प्रॉब्लम्स मैं बताई, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरे को हर ट्रीटमेंट से लेके मेरा पूरा एजुकेशन है ना, मेरे को गवर्नमेंट से होना पड़ता है। तो फिर और गृह मंत्री वामदेव गौतम थे वहाँ के, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी मतलब मिलने मेरे को आए, तो हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट ना सब फ्री में कर दिए थे, फ्री में कर दिया था। और
मेरे एजुकेशन भी +2 तक मुझे स्कॉलरशिप मिला था। तो ये स्पेशली मैं मीडिया को बहुत थैंकफुल देना चाहती थी, क्योंकि मीडिया नहीं होते तो मैं वो बेड में पड़ी हुई थी, क्योंकि मीडिया एक ऐसे जरिया थी। मैंने उनके यूज़ करके मैंने अपने बात को आगे हाँ, पहुंचाई। जी। तो ऐसा क्या हुआ था जो आपके माइंड में सुसाइड वाला मोड आया? एक लड़की के लिए अभी तो नहीं मानती हूँ, बट पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा पिंपल्स भी आता है ना, मैं मिरर में देखती थी। मतलब अपने आप को एक नारी की जो सुंदरता है ना, बहुत वो अभी भी है, वो टाइम में बहुत वो था। तो मोबाइल के कैमरा से जब मेरे को किसी ने दिखाया तो फिर नहीं रहता, ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में अभी कुछ बचा ही नहीं। वो टाइम में मैं ये सोचती थी कि मेरा फेस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी चेहरा ही नहीं बचा है तो मेरे लाइफ में कुछ चीज़ बचा ही नहीं है। तो दिमाग में ये आया था, सब लोग सोए हुए थे रात के 2 बजे थे। तो हॉस्पिटल के बाहर एक ब्रिज है, वीर हॉस्पिटल के बाहर एक ब्रिज है। सोची कि मैं चुपके से जाऊंगी, ब्रिज के ऊपर से मैं कूद के सुसाइड करूंगी। तो फिर वो टाइम में मेरे नानी मेरे साथ बेड के साइड में लेटी हुई थी। तो मेरे दिमाग में जब वो आया ना, तो फिर मैंने नानी को मुड़ के देखा। तो नानी को मुड़ के देखा, और प्लस एक तो वो हो गया नानी थी, दूसरी हो गया क्रिमिनल पकड़े नहीं है। तो मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करना है ना। अगर मैं मर गई तो लोग यही सोचेंगे ना, अच्छा इसके ऊपर हुआ था इसलिए इसने सुसाइड किया। तो फिर नानी का प्यार और प्लस मुझे निर्दोष साबित करना था, तो इसकी वजह मतलब मुझे जीना पड़ा। आपने अपने पैर को वापस जी मोड़े। जो आपकी दोस्त थी उनकी भी फैमिली रही होगी, और उनकी फैमिली ने आपको कुछ कहा ऐसा कि तुम्हारे वजह से हुआ? कई बार ऐसा होता है जब 2 लोगों पे एकदम से अटैक होता है, तो कई बार ऐसा होता है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 2 लोग साथ में जा रहे हैं, गाड़ी चल रही है, एक ड्राइव कर रहा है, पीछे एक बैठा है, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि गलती दोनों की नहीं होती है, सामने से कोई गाड़ी आके उन्हें मार देती है, और सडन उसमें से किसी एक के ऊपर ज़्यादा नुकसान हो जाता है या एक के ऊपर कम होता है। तो जिसके ऊपर कम होता है तो उसको ज़्यादा लोग टॉर्चर करते हैं कि तेरे वजह से ऐसे हुआ था, ये सारी चीज़ें। तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ? नहीं, ये चीज़ में उनके फैमिली का पूरा ताकि एक्सीडेंट होने के बाद उनके मम्मी पापा आके मुझे बोले, जब तक क्रिमिनल नहीं पकड़ा था वो टाइम में कन्फ्यूज थे ना किसके ऊपर अटैक हुआ। जब पकड़ा, क्रिमिनल ने अपना बयान दिया, उसके बाद फिर उनके फैमिली ने फिर मुझे कहा कि हमारी वजह मतलब तुमको ये सारी चीज़ फेस करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। मैं बोली सॉरी मत बोले, क्योंकि ये एक इंसिडेंट है, तो उसमें आप लोगों का कोई दो नहीं है। तो फिर मैंने बोली इट्स ओके। तो ये आज भी आप लोगों की फ्रेंडशिप वैसे ही है, बातचीत होती है? आज भी बातचीत थोड़ा कम हो जाती है, पर होती है बात। वो मैरिड है। अच्छा। ओके, उसके पानी लोगे? पानी नहीं, उसकी पर्सनल लाइफ थोड़ा सा अलग हो गया ना, एक शादी के बाद थोड़ा सा लाइफ थोड़ा हो जाते हैं। ये अच्छी बात है कि हाँ, शादी भी हो गई। 2020 में उसकी शादी हुई थी, तो बस हाई हेलो हो जाती है। ये अच्छी चीज़ है। सीमा, आज आप नेपाल से इंडिया में हो, और इंडिया में रह के आपने अपनी जर्नी तय की, मुझे जितना समझ में आता है, क्योंकि 2015 में अटैक हुआ था, फिर हम लोग 2016 में मिले थे, फिर उसके बाद हम बिछड़ गए थे कुछ समय के लिए। उस बीच में फिर लॉकडाउन भी हुआ था। लॉकडाउन में कहाँ थी? लॉकडाउन में मुंबई में थी। मुंबई में ही थी। तो बिना पेरेंट्स के यहाँ पे रह रही थी, पेरेंट्स सब नेपाल में हैं, और बहुत सारी चीज़ें, लोगों को बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें, जैसे फाइनेंशियली क्राइसिस आपने बताई, बहुत सारी चीज़ें। पढ़ाई का क्या रहा? पढ़ाई कंप्लीट करी आपने? पढ़ाई मेरे +2 क्लियर हो गया था, फिर बाद में
+2 के बाद मैंने बैचलर ज्वाइन की थी। फर्स्ट ईयर में क्लियर हो गई थी, तो मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं इंडिया आ गई थी। मैं ये सोच के कि अभी मैं जॉब के साथ साथ में पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। तो बीच में मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी, तो मैंने फिर पढ़ाई वहीं तक +2 तक की। इस बीच में मैं जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस और ये सब चीज़ें सामने निकल के आ रही है। वहाँ की गवर्नमेंट, मतलब आज आप इंडिया आई हुई हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने आपको पढ़ाई के अलावा, आपने बताया 12th तक आपने पढ़ाई करी क्योंकि गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, उसके बाद का कोई सपोर्ट नहीं रहा गवर्नमेंट का जॉब देने में? नहीं, वो +2 होने के बाद मैंने जॉब के लिए ट्राई की थी। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा वो टाइम में थोड़ा सा सोशल वर्क भी करने लगी थी, जिसके ऊपर एसिड अटैक होता है, तो मैं लोगों की थोड़ा हेल्प एक्टिव करना। थी 1 ईयर नेपाल में। हाँ। तो मुझे इधर उधर ट्रैवलिंग करते टाइम मुझे ना नाना को बोलना पड़ता था, नाना मतलब मुझे दे दो। तो नाना की इतना सैलरी नहीं थी, तो फैमिली से बोलते कि तुमको जॉब करना चाहिए, अब हर बार हम लोग हेल्प नहीं कर सकते। तो मैंने गवर्नमेंट को ट्राई किया, ऐसा नहीं कि ट्राई करने के बाद भी नहीं हुआ, तो फिर लास्ट ऑप्शन मैंने फिर इंडिया रखी। ठीक है, अभी मैं अंदर से मोटिवेटेड हुई थी, अभी नेपाल में मेरे कुछ हो नहीं सकता है, तो मैं इंडिया में जाके मैं जॉब करूँगी। तो फिर वहाँ से फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। मतलब आप भी, जैसे हम यहाँ की इंडिया की गवर्नमेंट वैसे तो बहुत कुछ करने लगी है, बहुत लड़ाई के बाद करने लगी है एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए, बट आप अपने नेपाल के कानून से, गवर्नमेंट से खुश हैं? बिल्कुल नहीं हूँ। नेपाल गवर्नमेंट और इंडिया का लगभग वही हालत है। जैसे कोई भी क्राइम होता है तो 10 साल 5 से 10 साल, वो भी कितने % बॉर्न हुआ है, और इस सिचुएशन के हिसाब में उसको सज़ा मिलती है। तो खुश तो मैं बिल्कुल नहीं, मतलब मैं अंदर से टूट के ही, मतलब मैं पूरा बिखर गई थी। अभी मुझे नेपाल में रहना ही नहीं है। मतलब कुछ करने के लिए मैं चाहती थी, बट मुझे किसी का सपोर्ट ही नहीं था। होता है ना, जैसे यहाँ क्या है, आप लोगों को जैसे मीडिया हो गया, मतलब बहुत सारे लोग मतलब हैं यहाँ पे, सपोर्ट चाहिए, बट मैं कुछ करना चाहती थी, तो मुझे वो इन्वायरमेंट बैकग्राउंड नहीं मिल रहा था। तो मैं फिर सोची कि अभी वो सोशल वर्क साइड में रखती हूँ, पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। पहले अपने पैर में खड़ी हो जाऊँगी, बाद में मैं कुछ कर पाऊँगी तो फिर मैं देखूँगी। फिर मूव ऑन हो गई थी। इंडिया आप आई, और इंडिया में आके वो भी मुंबई जैसे शहर में, मतलब मुझे भी कई ऑफ़र्स आए मुंबई से, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी हिम्मत नहीं हुई मुंबई जाने की, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुंबई जाऊंगी, वहाँ पे रहना सबसे भारी है, रेंट पे जगह लेना, वो सारी चीज़ें। ऑलरेडी आप इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, फिर भी आप वहाँ पे जाके आपने अपने जीवन की शुरुआत की। क्या ऐसे मन में आया, जो कई लोग तो अपनी चीज़ों से ही बाहर नहीं आ पाते, आप तो अपने देश से बाहर आके आप अपने लिए खड़ी हुई। मन में ऐसा क्या आया कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, मैं अकेली सही पर यहाँ से निकल जाती हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नेपाल से आई, सब सामान लेके आई। मैंने ये डिसीज़न किया कि अभी जब तक मैं कुछ नहीं बन जाऊँ, मैं नेपाल जाऊँगी नहीं। तो मैं दिल्ली आई। पेरेंट्स का क्या उस टाइम पे जब आपका ये डिसीज़न था, वो भी खासकर एक लड़की, बात जब पूरे देश में लड़की की आती है, चाहे कोई भी देश हो, जब लड़की की बात आती है तो बात यहाँ पे ही आती है, अकेली लड़की। तो सबसे पहले परिवार से जब आपने कैसे बात करी, और परिवार का क्या रिएक्शन? फैमिली में जब मैंने ये डिसीज़न लिया अभी नेपाल के लिए, मैंने फिर फैमिली को बताया, मतलब नेपाल में मैं ट्राई करूँ बट हो नहीं रहा है, सैलरी जितना चाहती थी उतना नहीं दे रहे थे। तो काठमांडू जैसे सिटी में मुझे ट्रैवलिंग में ही लगता है कि 7-8 हज़ार 10 हज़ार तो ट्रैवलिंग में लगता है, इधर से उधर इतना एक्सपेंसिव है ना उधर। तो मैंने फिर फैमिली को मनाया। मैं पहले तो मुंबई नहीं बोली थी, मैं दिल्ली बोली थी। तो मुंबई में एक आप लोग भी थे, बट फिर भी जकीरा करके एक ऐसे सर्वाइवर है मुंबई में, और मैंने उनसे बात की कि मुझे ना थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, मुझे ऐसा काम बताओ मैं थोड़ा इनकम कर सकूं। उसने बोला इवेंट मैनेजमेंट आती है क्या?
मैं बोले नहीं आती, क्या करना पड़ता है? तो उसने बोला कि मेकअप करके तुमको, जैसे शादी वाले जो इवेंट नहीं होते हैं, गेस्ट आते हैं, हम लोग को खाना सर्व करना पड़ता है, तो उसमें रोज़ तुमको 2000 रुपये मिलता है। तो फिर मैं सोची ठीक है कैसे। और ये कौन से ईयर की बात थी? 2018 की बात है। 18 की बात थी। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आई। दिल्ली से मैं राजकोट गई बस से। राजकोट में बहुत सारी लड़कियाँ थी काम करने के लिए इवेंट में। तो मुझे मेकअप का ए भी नहीं आता था, मुझे ढंग से आईलाइनर लगाना भी नहीं आता था, लिपस्टिक मतलब कुछ भी नहीं आता था। फिर भी जाके देखी तो कुछ दोस्त है ना मेरे को मेकअप करते थे और वहाँ से ड्रेस मिलते थे। और हम लोगों को जाके जैसे शादी में जो लोग आते हैं उन लोगों को वेलकम करना, खाना सर्व करना। तो फर्स्ट मेरा इनकम 2000 रुपये मुझे मिला जैसे काम करने के बाद। तो सोचे कि ठीक है मैं कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने राजकोट में कुछ महीने काम की, पैसे सेविंग की और वहाँ पे ही रहती थी? हाँ। उसके बाद फिर मुंबई की दोस्त वहाँ आती थी, सुमेरा करके। तो फिर उसने बोला कि तू मुंबई जाएगी क्या? बोले मैं मुंबई कभी गई नहीं, तो मैं कहाँ रहूँगी, क्या खाऊँगी? एक काम कर, मेरे घर है, तू मेरे घर में रहे, तो खाने के पैसा दे, बाकी मेरे घर में रहे। फिर मुंबई में रह के फिर सूरत से काम आया। फिर मैं सूरत में घर के जाके 6 महीना काम की। सेम वर्क? हाँ सेम वर्क। उसके बाद फिर मैं मुंबई गई। मुंबई जाने के बाद फिर मैं उसके घर में नहीं रही, मैं गर्ल्स पीजी में रुकी। उसके बाद फिर जैसे दौलत बी खान एक ऐसे सर्वाइवर है मुंबई से है, मैं उनके कांटेक्ट में आई। दीदी ने मतलब मुझे वो टाइम में थोड़ा सा हेल्प किया था, रहने के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट का मतलब होते हैं ना पीजी में। हाँ। उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि मतलब मैं एक एसिड सर्वाइवर होने के बाद दूसरे एसिड सर्वाइवर मेरे को हेल्प कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके फिर मतलब मेरा ना मुझे ना पहले से बिजनेस करना था। तो फिर अब इवन तो शादी के सीज़न में होते हैं, बाकी टाइम बंद होते हैं। तो फिर मैं क्या की, मलाड में गई। मलाड में होलसेल में कॉस्मेटिक का पूरा सामान, मेरे पास थोड़ा सा पैसा सेविंग था तो उठाई। मैं क्या करती थी, अंधेरी के रोड में कुछ बिछा के मतलब कुछ लगा के मैंने कॉस्मेटिक का सामान बेचती थी सड़क पे। हाँ मतलब मैंने वहाँ तक मतलब स्ट्रगल की हूँ। उसके बाद फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर जर्नी फिर मेरी लाइफ में फिर से हार्ड टाइम लॉकडाउन के टाइम में फिर मेरी बीएफ से मुलाकात हुई। उसके बाद फिर पूरा मेरा सपोर्ट बीएफ के है, मेरे बॉयफ्रेंड आज तक है। एक पर्सन जो आपकी लाइफ में लॉकडाउन के दौरान आता है जी, और फिर उसके बाद वो आपकी मतलब आपकी उस जर्नी का एक ऐसा हिस्सा बनता है और फिर वो फाइनली आपका जीवन साथी बनने के उस पे। हाँ उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में क्या है, लोग क्या करते हैं, किसी भी लड़की को देखते हैं ना मिसयूज कर लेना या तो फिजिकल अट्रैक्शन मतलब इस टाइप से गर्लफ्रेंड बना के यूज़ करके यूज एंड थ्रो करते हैं। बट मेरे बीएफ ने पहले ही मुलाकात में मेरे को बोला कि मुझे तुमको गर्लफ्रेंड नहीं, मुझे वाइफ बनाना है। तो मुझे तो थोड़ा टाइम लगा क्योंकि इतनी बड़ी डिसीजन मैं नहीं ले सकती हूँ। तो मैंने 4 महीने तक उनको वेटिंग में रखे। फिर मैंने फैमिली से मेरी बात हुई, नाना नानी से बात की। एक लड़का है, जॉब करते हैं, मतलब मिडिल फैमिली है, सपोर्टिंग है। तो नाना नानी ने बोले कि तुम्हारी लाइफ है, देख लो, मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और ड्रिंकिंग नहीं करना, मतलब ये इससे दूर होना चाहिए, नशा करने वाला नहीं होना चाहिए और यूज मतलब मिस यूज़ करने वाला नहीं होना चाहिए। और प्लस थोड़ा सा डाउरी सिस्टम है इंडिया में, नेपाल से छोड़ के इंडिया में। तो मेरी नाना नानी डरते हैं। इंडिया में हम लोगों का फैमिली बैकग्राउंड इतना नहीं है कि हम लोग तुमको दहेज दे सके। ये सारी चीज़ ना क्लियर कर पहले, उसके बाद ठीक है तू अग्री है तो तेरी खुशी में हमारी खुशी है। तो फिर ये सब चीज़ें। तो आप लोगों को अभी कितना टाइम साथ में हो गया है? हम लोगों के 6 साल होने वाला है। 6 साल होने वाला है। उस 6 साल में आप लोगों ने मतलब एक अच्छी जर्नी तय की और आज फाइनली आप लोग एक उस मोड पे है कि अब शादी करने वाले हैं। हाँ अभी
शादी तो एक ना एक दिन करना ही पड़ता है, तो हम लोगों का प्लानिंग है कि जहाँ तक हम लोग 1 से 2 होने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये Thank you, बहुत thank you. अच्छी बात है। आगे आपकी जर्नी सीमा इतनी अच्छी हो कि आपने जीवन में जितने भी दुख देखे हैं उसके, मैं कहती हूँ भगवान उसका 10 गुना आपको खुशी दे, और इतना दे कि आप आगे भी जो आपका जो दिमाग में था कि आगे आप और लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर, चाहे आप इतने लोगों को नहीं, कम से कम आप किसी एक इंसान को कभी जीवन में सपोर्ट करें। लेकिन सबसे पहला जो पहलू होता है कि सबसे पहले हम अपने आप को सपोर्ट करें, तभी हम किसी को सपोर्ट कर भी पाएंगे, और जब तक हम खुश नहीं रहेंगे तब तक हम किसी को खुश भी नहीं रख सकते। सीमा, वो तो जर्नी आपकी, वो सब बातें, लेकिन आपने मुझे अभी हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपने मोमोज़ का भी काम शुरू किया था, बट वो भी सक्सेस। हाँ, मैंने बीच में 2022-23 में मोमोज़ के थोड़ा सा बिज़नेस स्टार्ट की थी, बट मेरे से वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ के सब्ज़ी मंडी जा के बहुत सारी चीज़ है ना, वो मेरे से हैंडल नहीं हो पा रहा था। तो बाद में फिर मेरे BF के साथ बैठ के मैं डिस्कशन किए, लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है, बट जो चीज़ करना चाह रही थी वो नहीं हो रहा है, तो मैं बाकी क्या करूं। तो फिर उन्होंने फिर बोले कि तुमको मेकअप में थोड़ा अच्छा, मतलब मैं देखती हूँ तुम मेकअप करती रहती हो, तुमसे ये नहीं हो रहा है तो तुम मेकअप में ट्राई करो। फिर उन्होंने फिर मुझे सजेशन किया, मुझे थोड़ा तो इंटरेस्ट था, अभी भी है, अब तो होना ही चाहिए। तो फिर उसके बाद फिर मुंबई गए, बहुत सारे एकेडमी में इंक्वायरी की, पुणे में भी कर सकती थी, बट मुंबई सिटी ऐसा है कि वहाँ का सर्टिफिकेट थोड़ा सा वैल्यू होती है। तो फिर हम फिर BF हर में मुंबई में गए, फिर इंक्वायरी करे, उसके बाद फिर वहाँ मतलब उन्होंने लैक्मे एकेडमी में फिर मेरा एडमिशन कराया। तो फिर वहाँ से फिर आज तक मतलब इम्प्रूव हो रही, मेरी सीख रही हूँ, फिर भी काम जारी है। जो मैं आप लोगों को कह रही थी शुरू से लेके एंड तक कि आज वो क्या कर रही है, वो एक ब्यूटिशियन बनने वाली है, फाइनली उस स्टेज में आ रही है जिसका आपका कोर्स अब कुछ समय के बाद ख़त्म ही हो जाएगा। मैंने आपका इंस्टाग्राम पे भी देखा, आप इंस्टाग्राम पे अब आप शोज़ भी करती हैं, आई थिंक शोज़ में भी पार्टिसिपेट करती हैं, उसमें आप फैशन शो में करती हैं और आप लोगों को तैयार करती हैं। और अच्छी चीज़ मुझे सीमा की ये लगी कि सीमा बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। सीमा का भी कुछ समय पहले मेरे पास कॉल आया और उसने सबसे पहले मुझसे यही बोला कि दीदी क्या आप मेरी मॉडल बनोगी। तो मुझे जब मैंने आपका मेकअप देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने कहा कि मैं ज़रूर एक दिन सीमा की मॉडल बनूंगी और हमेशा बनना ही चाहूँगी, क्योंकि मुझे जो मेकअप आप कर रही हैं, जिस हिसाब से आप मेकअप करती हैं लोगों का, मुझे वैसा ही मेकअप बहुत पसंद है। तो आपकी जो जर्नी रही उसमें आपकी जर्नी में बहुत सारी चीज़ें आई और हमारी यही कोशिश, और ये बहुत अच्छी बात है सीमा, आपने एक बात कही थी कि आपने अपना चेहरा देखा था और आपने कहा कि आप धीरे धीरे करके अपने चेहरे का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। आपके चेहरे में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब आप शुरू में आई थी तब भी जब हमने आपको पहली बार देखा था आप तब भी बहुत ब्यूटीफुल थी। जब आप हमारे साथ नहीं थी तब भी आप बहुत ब्यूटीफुल थी और आप आज भी बहुत ब्यूटीफुल है और आप आने वाले हर टाइम में ब्यूटीफुल रहेंगी। हाँ, 2016 में जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद मैं टूट गई थी। तो मुझे ना जब मैंने आपके वीडियो देखा ना, लक्ष्मी अग्रवाल मुझे बताया, लोगों ने सजेशन किया इंडिया में ऐसा कि बहुत सारे होते हैं। तो मैंने लक्ष्मी अग्रवाल करके सर्च की फेसबुक में, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, यूट्यूब में वीडियो देखी। तो मुझे नहीं पता अंदर से ना, मतलब आपको देख के ना आपको मिलने का मन किया। अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मतलब इंडिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि मतलब मैं क्या सोच रही थी। तो फिर संगीता से मेरी बात हुई, तो जाएगी क्या? संगीता ने बोला कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं इंडिया कभी आई नहीं थी।
नेपाल से इंडिया आके आपसे मिलना पॉसिबल ही नहीं लगता, बट फिर भी मैंने कैसे कैसे करके मैं मतलब पटना आ गई, फिर पटना से फिर दिल्ली में 17 घंटा के सफ़र करके 2016 में जब ट्रेन से उतरने के बाद जब आप आए थे लेने के लिए आते हैं, बट मैंने आपको देखी थी ना, मतलब इतना मतलब हाथ करके मतलब ऐसा लगा, इतना मतलब मुझे खुशी हुई ना यार, मैं तो मतलब खामखा मैं तो कुछ भी सोच रही थी, रियल हीरो तो मेरे सामने खड़ी हुई है। तो फिर जब सीरोज के बाकी मेंबर से मिली, मुझे इतना खुशी हुई कि मतलब मैं फालतू में कुछ सोच रही थी, मतलब इन हीरो से मिलो जो लाइफ के रियल हीरो है। हम तो कुछ भी नहीं है, पेन तो आपने भी वही मिला है, मेरे को भी वही मिला है, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो उसके बाद फिर मेरे को लाइफ में और कुछ ना कुछ अच्छा से अच्छा काम करने का मतलब जुनून अंदर से आ गया। ये अच्छी बात है, और यही चीज़ होती है सीमा कि जब हम अपने जैसे और लोगों को देखते हैं ना, तो हमें यही चीज़ फील होती है कि जब वो कुछ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। मुझे आज भी याद है कि 2016 में जब आप पटना बिहार में थे तो आपकी कॉल आई थी कि दीदी मैं यहाँ पहुँच गई हूँ और अब मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। तो हमारी वो जर्नी इतने लंबे लंबे समय की जर्नी और इतने सारी चीज़ें हमारे जीवन में, ये तो फैक्ट है कि होती है। कई बार हम मिले रहते हैं और कई बार हम बिछड़ भी जाते हैं, और बिछड़ने के बाद भी अगर हम मिलते हैं और उतने ही उसी एहसास से मिलते हैं, तो वो एहसास शायद वो कभी, मेरे हिसाब से कभी ख़त्म होना भी नहीं चाहिए। सीमा, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी देखी, आप अपनी जर्नी का ऐसा कौन सा पार्ट रखना चाहती हैं यहाँ पे जिसमें आप उस पल में बहुत दुखी हुई हैं और एक ऐसे पल में बहुत खुश हुई हैं जो आप कभी नहीं भूल सकती, लेकिन उस दुख के बाद भी आपने अपने आप को खड़ा रखा? दुख तो लाइफ में जब एक्सीडेंट के बाद जब मैंने मिरर में अपना चेहरा देखी, वो टाइम में मैं पूरा टूट गई थी। आप मेरी बिफोर वाली फ़ोटो देखे हुए तो आप लोगों को समझ में आता है तो मतलब क्या था। तो वो तो मैं कभी लाइफ में याद ही नहीं करना चाहती हूँ, बट फिर भी पार्ट ऑफ लाइफ है, तो हम लोगों को बुरी चीज़ को भी याद करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो अच्छा चीज़ ये है कि मेरी फैमिली के लिए मैं कुछ कर पा रही हूँ। मेरी नाना नानी जिन्होंने मुझे वो वक्त बचपन से लेके वो वक्त तक खड़ी रही, आज भी खड़ी है। मैं आज अपने दम पे खड़े हो कि उन लोगों के चेहरा में खुशी लेके आ पा रही हूँ, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। मुझे आपकी पूरी बात में, पूरे कॉन्वर्सेशन में जो सबसे बड़े मोटिवेशन नज़र आए वो आपके नाना नानी जी। शुरू से एंड तक आपने अगर अपनी लाइफ का एक बड़ा डिसीज़न भी लिया, उसमें भी आपने अपने नाना नानी से ही बात किया। मैं हमेशा लोगों को एक बात कहती हूँ कि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जिनसे हम प्यार करते हैं ना, हम उन्हें ही देखते हैं, बट लोग हमसे जो प्यार करते हैं हम उन्हें कभी नहीं देख पाते हैं। तो आपने उस एहसास को ज़िंदा रखा कैसे? जब आपको सुसाइड का मोड आया तो उस टाइम पे आपकी, सबसे पहले आपने आँख खोल के पीछे मुड़ के देखा तो आपकी नानी थी। जब आपने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेने का सोचा, तब उस मोड पे आपकी नानी नाना खड़े थे। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आपके अराउंडिंग में ही आपके वो अपने ही जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको देख के जीते हैं, वो लोग आपके साथ, मतलब वो लोग आपको देख के जी रहे हैं और आप उनके लिए उनकी बात सुन रहे हैं, और आज भी आप उनकी वो वैल्यू कर रहे हैं, उनके प्यार की वैल्यू कर रहे हैं। जी, फैमिली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। भले ही जो कोई भी कुछ भी बोले, लास्ट में फैमिली ही काम आती है। बाहरी दुनिया में बहुत सारे दोस्त बनते हैं, बिछड़ते हैं। पार्ट ऑफ लाइफ में मेरे कितने सारे दोस्त बने, बिछड़े, तो लास्ट में काम, मतलब काम नहीं, मतलब फैमिली एक पार्ट ऑफ लाइफ का एक हिस्सा है। तो फैमिली से बढ़ के लाइफ में कुछ है ही नहीं। तो जीती तो मतलब
अपने लिए भी हूँ, बट फिर भी मुझे आज ज़िंदा रखा मेरी फैमिली ने है, और मुझे खड़ा भी किया मेरी फैमिली ने है। फैमिली का सपोर्ट नहीं होती तो मैं आज यहीं नहीं होती। इसलिए मेरे नाना नानी को बहुत थैंक्सफुल बोलना चाहूँगी। तो सामने देख के बोलो, वो सामने ही है। नाना नानी को मैं स्पेशली थैंक्सफुल बोलना चाहूँगी। और हिंदी नहीं आती, बट फिर भी आप अपनी लैंग्वेज में नेपाली बोलो में उनको। मेरे हजुरबा हजुरआमा को धन्यवाद बोलना चाहन्छु। इसका मतलब मेरे नाना नानी को थैंक यू। वो मैं समझ गई थी। ओके। तो जीवन में उनका आशीर्वाद, हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है ही। खूब जीवन में आगे जाओ, अपने साथ साथ और लोगों को भी खुशियाँ दो। आगे के क्या प्लान्स है आगे, और अपने आप को कहाँ देखना चाहती हो? मेरी पानी लोगे? नहीं, आगे की प्लानिंग अभी मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 मंथ में मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो अगर मुझे साथ दिए लोगों ने तो मैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहूँगी, और कोशिश करूँगी जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाऊँगी। हार कभी नहीं मानूँगी, और कभी मानी भी नहीं थी। तो वही है, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट प्लस सीमा जीरो से लेके वहाँ, यहाँ से लेके वहाँ तक लेके जाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, मुझे पता है कि हमारी ये जो बातचीत है ये बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शेयर करते हैं, और उन लोगों तक ये बात पहुँचा दो जो लोग सच में आपको लगता है कि हाँ सीमा कर सकती है। सीमा की प्रोफाइल आप देखिए, सीमा की प्रोफाइल हम मेंशन करेंगे, वो इतना अच्छा मेकअप करती है, और उन तक ये बात पहुंचाइए। ये इस शुरुआत की साथी मैं बन सकती हूँ यहाँ पे आपकी, कि मेरे जितने भी सर्कल में। आप कुछ कह रहे हो? थैंक यू दीदी। आपने आज से ही नहीं, आपने बस 10 साल से ही, मतलब आप मुझे मेरी लाइफ के मोटिवेशनल बने हैं। आपसे ही मुझे आपसे और बाकी काफ़ी सर्वाइवर है, उन लोग से मैंने काफ़ी चीज़ सीखी है। तो होप करती हूँ कि जितना आप सपोर्ट करते हैं, मैं भी चाहूँगी कि बाकी सर्वाइवर और प्लस मेरे से जितना हो पाएगा, किसी का भी मेकअप करना हो शादी में, मैं चाहती हूँ कि मेरी सर्वाइवर की किसी की भी शादी हो, मैं मेकअप करूँ। मेरी शादी होगी ना, मेरी शादी में आपको मेरा मेकअप करना है। हाँ, आज मैंने इसे लॉक कर लिया आप लोगों के सामने। ये मेरी शादी में आएगी, हाँ जी। और मेरी शादी में यही मेकअप करेगी, मुझे ही दुल्हन बनाएगी, और दुनिया की सबसे खूबसूरत ब्राइड यही मुझे बनाएगी। ये श्योर है? कैमरे के सामने बोल रही है। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं हाथ से घुमाऊंगी नहीं, गवाऊंगी नहीं, और मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं बहुत सारे करती जाऊंगी। हम पक्का, जहाँ तक मुझसे बनेगा मैं अपने सारे फ्रेंड्स से आपको कनेक्ट करा दूँगी, जो भी मेरे जितने मुंबई के फ्रेंड्स हैं, और उनसे कनेक्ट करा के उनको मैं ज़रूर कहूँगी कि वो आपको ज़रूर बुलाएंगे। मुझे इतना भी पता है, वो ज़रूर मेकअप करवाएंगे आपसे। कि आपके जीवन की कोई ऐसी बात जो आपने कभी शेयर नहीं किया, और आपको हिचक आई हो लोगों के सामने, और आप नहीं कर पाए हो, और आपको लगता है कि मुझे कभी उस बात को लोगों के सामने लेके आना है और करना भी चाहिए। आपको लगता है कि कोई ऐसी बात यहाँ पे आप रख देना चाहते हो, बिल्कुल अपने दिल से निकाल देना चाहते हो, और उसको आप भारी नहीं करना चाहते अपने मन में? हाँ दी, ज़रूर। बातें तो बहुत सारे, बट मैं उनमें से एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी के भी साथ कुछ भी एक्सीडेंट होते हैं ना, लोग, एक तो लड़की हो गई, ठीक है, लड़की का रेपुटेशन के कारण लोग ना, फैमिली की इज्जत जाने के कारण ना, लोग ना घर के एक 4 दीवार में लोग अपने आप को बंद करते हैं और छुपा के रखना चाहते हैं। आज वो एक्सीडेंट के बाद मैं भी वही हाल में होती तो मैं आप लोगों के सामने नहीं होती थी। मैं आज वही सीमा होती जो लोग मेरे को सोचते थे। तो मैं चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एक्सीडेंट मतलब
क्रिमिनल किसी के भी साथ हो सकते क्राइम हैं। किसी के साथ भी हाँ, हो सकता क्राइम है किसी के भी साथ और हो कोई सकते भी हैं। एक्सीडेंट हो सकता है। हो सकते हैं। तो किसी के साथ कुछ हुआ तो अपने आप को एक कमरे में मत छुपाओ, खुले, जो होना था हो गया, पास्ट इज पास्ट। तो अपनी प्रेजेंट अच्छा बनाओ और प्रेजेंट में खुश रहो और फ्यूचर अच्छा बनाओ। तो सब चीज़ भुला तो नहीं सकते, बट काफ़ी चीज़ फेस करके लाइफ में मूव ऑन होना पड़ता है। तो हम लोगों को, मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, हमेशा एक सर्वाइवर को, फाइटर या सर्वाइवर को एक कान हमेशा बंद करना पड़ता है, दूसरे कान खोलना पड़ता है। लोग कुछ बोलेंगे तो अच्छी चीज़ को रखो, कोई भी चीज़ हमेशा मन से सुनो, बुरी चीज़ हो तो फेंक दो बाहर। तो लाइफ में हमेशा मूव ऑन हो जाओ। तो घुट घुट के मत जियो, घुट घुट के मत जियो, ये फैक्ट है। और ये सभी लोग कहते हैं पर करता कोई कोई है जी। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो हम जैसे लोग जब सामने आके कुछ कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। सीमा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी भी अपने आप को बंद रखा हुआ है और वो निकल के बाहर ही नहीं आ रहे, चाहे वो कोई भी सर्वाइवर हो, चाहे वो कोई भी जेंडर हो। आप उनको क्या ऐसा कहेंगी आपके वजह से वो बाहर आ जाए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सिचुएशन में अपनी, जब सर्वाइवर या फाइटर की लाइफ में ऐसा कुछ घटना होते तो वो सिचुएशन में एक फैमिली ही साथ में खड़ी हो जाए। चाहे जो भी बोले, कोई रिश्तेदार खड़ा नहीं होते, अपनी फैमिली के करीब ही खड़ा होते हैं। तो लोगों के लिए मत जियो, अपनी खुशी और अपने फैमिली के लिए कुछ सोच के अपने आप को बाहर निकलना चाहिए। जैसे मैंने मेरी नानी की जब चेहरा देखी, मेरी फैमिली की खुशी मेरे लिए बहुत मैटर करती है। तो मैंने उन लोगों के लिए आज मैं मतलब यहाँ तक हूँ आप लोगों के बीच में। इसलिए कोई भी चीज़ होता है तो घुट घुट के रो के कुछ होने वाला नहीं है। आपको बाहर तो आना ही पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ फेस करना ही पड़ेगा, फाइनेंशियली, मेंटली, लोग क्या क्या नहीं बोलेंगे, सब चीज़ एक कान से सुनो, दूसरे कान से उड़ा दो। अच्छी बात सुनना चाहिए, बुरी चीज़ है ना मतलब फेंक देना चाहिए। इसलिए जो भी करो अपने और अपने फैमिली के लिए करो, यही बोलना चाहती हूँ मैं। जाते जाते एक सवाल नहीं है, मैं सजेशन के तौर पे आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने देश की गवर्नमेंट को क्या कहना चाहती है और ऐसे आपके देश में ऐसा क्या इम्प्लीमेंट। और मैं ये कहती हूँ सिर्फ आपका अपना ही देश नहीं, हमारे जिस देश में कानून की बहुत दिक्कत है, सर्वाइवर को सच में सर्वाइव करना पड़ता है और विक्टिम बन के जीती हैं सर्वाइवर। तो अगर आपको कुछ भी लॉ चेंज करना हो तो आप अपने देश के कानून को ऐसा क्या कहेंगी कि वहाँ पे ऐसा क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए? देखिए, अभी मैं फांसी की बात करूँ तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी निर्दोष लोग भी है ना फंस जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगी, आपने कहा फांसी की बात करूँ तो कि फांसी अलाउड नहीं है। एक होता है अलाउड नहीं होना, एक होता है कि अलाउड होना। ठीक है, जो दोषी है, लेकिन जो इंसान दोषी है आपके नज़रिए में उसको फांसी देना सही है या नहीं है? आपके नज़रिए में? मेरे नज़र में क्या है दीदी, कोई भी क्राइम करता है ना, जैसे फांसी का सज़ा होता है ना, वो तो क्या है, फांसी होने के बाद एक ही बार में चला जाता है। हमने जितना जो मेंटली, जो जितने भी फिजिकली हमने जो सहा है, उसको वो सारी चीज़ वो नहीं झेल पाएगा। वो तो क्या है, फांसी में लटकेगा, वो 2-3 मिनट में वो चला जाएगा, उसको कुछ फील ही नहीं होगा। तो फांसी की सज़ा के बजाय कुछ अलग सा कानून होना चाहिए। आपके नज़रिए में जैसे क्या होना चाहिए, ऐसी कौन सी सज़ा होनी चाहिए जो उसको भी पता चले कि जो इसके साथ जैसा हुआ है मुझे भी वही दर्द हो रहा है? कैसे एहसास होगा? जैसे अभी जेल के कारागार में कुछ ऐसा मतलब थोड़ा सा होना चाहिए उसको, टॉर्चर के हिसाब से। जैसे अब
कोर्ट कहता है, कानून कहता है, गवर्नमेंट कहती है उसको, तो वही सज़ा मिल रही है उसको अंदर जाने की। अंदर भी वो काम करवाते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं काम करवाते, अंदर भी काम करवाते हैं। कोर्ट कहता है आपसे कि नहीं, उसको सज़ा वो तो मिल रही है, वो सज़ा के लिए ही तो जा रहा है। आप तो फिर भी पूरी दुनिया देख रहे हो, वो तो अंदर जा रहा है। तो या तो ये है, या तो दूसरा है कि कानून जिसके साथ वो हुआ उसके हाथ में होना चाहिए डिसीज़न। वो लड़की या लड़का कोई भी है, उसके हाथ में होना चाहिए वो। अगर आपके हाथ में होता है तो आप क्या करती उसका? मैंने जितना भी वो पल में, मतलब मैं जितना चीखी थी, मैं वैसे तड़प के उसको कुछ करती थी। मतलब आपके कहने का मतलब है जो एसिड अटैक आपके ऊपर हुआ, आपकी दोस्त के ऊपर हुआ, उसके साथ भी वही अटैक सेम होना चाहिए ताकि वो सेम पेन देख सकता। यस। लेकिन सीमा, मैं आज आपको एक बात बताऊं यहाँ पे कि जो मुजरिम है वो मुजरिम है, और मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। जितनी भी सख्त सज़ा बनी है उसके लिए वो होनी चाहिए, चाहे वो फांसी क्यों ना। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहाँ पे आती है वो ये आती है, सज़ा बहुत लेट मिलती है, जिससे वो व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर देशों में सही तरीके से कानून का इस्तेमाल किया जाए, अगर फांसी की सज़ा हो रही है उसको वो सज़ा 6 महीने के अंदर ही अंदर मिल जानी चाहिए। ओके। अगर वो सज़ा मिलेगी तो तभी तो समाज में एक डर पैदा होगा, दोबारा कोई एसिड अटैक नहीं होगा या रेप नहीं होगा। तो कानून ही हमारा स्लो है। अगर सज़ा ही जल्दी मिल जाए और सज़ा सख्त से सख्त मिल जाए तो कहीं ना कहीं तभी क्राइम में कमी आएगी। हाँ दी, ये ज़रूरी है, बट लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी सीमा मुझे ये लगती है कि जो क्रिमिनल है ना, वो क्रिमिनल ये सोच के अटैक करता है ये 4 दीवारी में कैद रहे, तुम मेरी नहीं तो तुम किसी की नहीं, वो जान से नहीं मारता है। उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा ये है, एक्चुअली में सज़ा वो नहीं हम काट रहे हैं, वो ऐसे कि कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, पनिशमेंट तो हमें मिली है ना, और हमें तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प ही नहीं मिलती है। तो मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके देश में अगर कोई भी सर्वाइवर को हेल्प मिले तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या हेल्प होनी चाहिए, क्या सपोर्ट होनी चाहिए, ताकि जो अटैकर ये सोच के अटैक करे 4 दीवारी में कैद रहे ताकि वो दोबारा ना करे। क्योंकि जब मेरे ऊपर अटैक हुआ उसने यही सोच के अटैक किया, 4 दीवारी में कैद रहे। लेकिन आज जिस जगह पे मैं हूँ, जिस जगह में तुम हो, उस जगह में हमारा क्रिमिनल तड़प रहा है, ये सोच, हमें ये सोच के देख के कि ये तो मैंने ये सोचा ही नहीं था ना, हम उससे कहीं बढ़कर आगे बढ़ गए। तो यही चीज़ कि आप अपने देश के लोगों को, देश के कानून को क्या कहेंगी और गवर्नमेंट को क्या कहेंगी कि आपके जो वहाँ पे सर्वाइवर्स है जो बहुत परेशान है उस कानून से, उनके लिए क्या होना चाहिए सपोर्ट सिस्टम? फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्ट्रॉन्ग कानून होना चाहिए। कोई भी क्रिमिनल एक बार क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे, इस टाइप के लॉ होना चाहिए। और कोई भी क्राइम करता है तो मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ट्रीटमेंट में मेंटली वो हरेस्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद रोज़गार होना चाहिए। कोई भी क्राइम होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, घर आते हैं, कुछ टाइम में रिकवर हो जाते हैं, डेथ होने वाले डेथ होते हैं। और उसके बाद जब रिकवर हो के जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, बहुत सारे चीज़ आपको फेस करना पड़ता है। कोई जॉब नहीं देते, जॉब के लिए जाओ तो 10 सवाल, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, बहुत सारे चीज़ का ना फेस करना पड़ता है। तो मेडिकल में आपको फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे एसिड हो चाहे बर्न हो। कोई भी ऐसे घटना घटती है तो आपको हर हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए। एक बार की ट्रीटमेंट नहीं हो, ये तो लाइफ टाइम ही ट्रीटमेंट चलती रहती है। तो आपका आज से लेके जब तक जिंदा है जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है, हाँ, फ्री होना चाहिए। और प्लस सबको रोजगारी का अवसर मिलना चाहिए, जो कि वहाँ नहीं है बिल्कुल। कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। आज वो रोजगारी का सिस्टम होती तो मैं यहाँ इंडिया में आती नहीं थी।
तो मतलब आप यही चाहती हैं कि वहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए, हॉस्पिटल को काउंसलिंग देना चाहिए ताकि वो मेंटली स्ट्रांग हो सके, वो और उनकी फैमिली। उसके अलावा जब वो बाहर आता है तो उसकी एजुकेशन, क्योंकि बहुत सारे केसेस माइनर एज में होते हैं तो वो एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ये होना चाहिए, एजुकेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए, तभी तो आगे वो जो रोज़गार आप दोगे। और मैंने देखा कि ऐसे घटना होते हैं ना तो एकदम मीडियम या तो एकदम लो फैमिली में ही होते हैं, जिसकी मेंटालिटी बहुत वो हो, तो वो फैमिली में घटना होते हैं तो फिर फाइनेंशियली बहुत मजबूत नहीं होते हैं, स्ट्रांग हाँ। नहीं होते, तो फैमिली भी कब तक सपोर्ट करेगी आजकल। तो इसलिए यही आप इस रूल की रिक्वेस्ट करती हूँ मैं। हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करना तो आप लोगों के हाथ में ही है। तो यहाँ पे हम कुछ खट्टी मीठी बातों के साथ यहाँ पे हम लोग जाएंगे और एक अच्छी स्टोरी और लेके आप लोगों के बीच में आएंगे। आई होप सीमा ने, मुझे पता है सीमा की उस जर्नी ने आप लोगों को बहुत मोटिवेट किया, और सीमा को आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। जितना हो सके इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं सीमा को बुलाए अपने मेकअप के लिए, उनको वो प्लेटफॉर्म मिल सके। हमारी यही कामना रहेगी सीमा की, आगे आप बहुत तरक्की करें, खूब आगे जाए, खूब सबके लिए, आप अपनी फैमिली के लिए एक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं बच्चा बने आप, और आगे आपकी शादी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आ पाई तो ज़रूर वीडियो बना के डालूँगी, और क्योंकि डिस्टेंस का भी बहुत फ़र्क होता है, कई बार एनजीओ में ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं सर्वाइवर्स के, और ऐसे टाइम पे ये शादी करे जब हम पहुंच पाए वहाँ पे। मेरा भी बहुत मन है सीमा की शादी में जाने का, और आपके जो आने वाले लाइफ पार्टनर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और आप लोग ऐसे ही आगे बढ़े। और कुछ आप कहना चाहेंगी? बस ये मैं बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच दी, आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। आपके शो में मेरे मन में जो चीज़ दब के रही हुई बात को बाहर लोगों के आगे खोलने का मौका दिए, और मुझे सपोर्ट करे, और मैं एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। कोई भी चीज़ बोलने से नहीं होता, उसके काम से फ़र्क पड़ता है। तो मैं जितना हो सके, मेरे से जितना हो सके मैं मेहनत करूँगी लाइफ में, और कर भी रही हूँ, कर भी रही हूँ। तो आप लोगों के एक शेयर से, सपोर्ट से, हाँ, आप लोगों के एक शेयर से ही मुझे सपोर्ट मिलेगी, और थैंक यू सो मच आपको। नहीं सीमा, मेरा मेन यही मकसद है, और हम अपने यहाँ पे हम उस स्टोरी को रखते नहीं है, पर सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हम चाहते, आप जितना अपनी स्टोरी को, अपने मन की बात को रखोगे ना, तो जो अंदर से जो वो एक भड़ास होती है ना, वो निकलती है, और जब तक वो निकलेगी नहीं ना, तब तक आप अपने आप को कभी हल्का फील नहीं कर सकते। क्योंकि मैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ ना, अपनी स्टोरी को ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मेरी एक स्टोरी से अगर किसी की ज़िंदगी में एक बदलाव आता है तो आपको वहाँ पे छुपाने की जगह आपको वहाँ पे रखना चाहिए। उससे किसी की लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि कई बार हम ही वो इंसान होते हैं कि अपने आप को ही बाउंड रखते हैं, और हम दूसरों को सजेशंस देते हैं कि निकलो, बाहर निकलो, लेकिन हम ही बाउंड होते हैं। तो इसीलिए मैंने अपने अंदर की वो बाउंडेशन को तोड़ रखा है, और मैं यही चाहती हूँ कि सामने वाला भी अपने मन में कोई ऐसी बाउंडेशन ना रखे, अपने आप को बिल्कुल फ्री रखे, और अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़े। यही हमारी शुभकामना के साथ आज हम इस शो को यहीं एंड करते हैं, और आगे हम इनकी प्रोफाइल्स शेयर करेंगे। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सीमा की वो बात और सीमा की प्रोफाइल आगे तक जा सके, और आप एक दिन सच में बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनेंगी। आप फिर मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। स्टॉक में ऐसे ही बने रहिए। आपका लाइक, आपका कमेंट हमारे लिए प्यार है। प्यारे प्यारे कमेंट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।